फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयास किस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 5वां दिन और आज हम लोग करेंगे गुप्त साम्राज्य। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, ये हमारा शेड्यूल चल रहा है, अभी तक हमने 4 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 1 फरवरी। आज है 5वां दिन, तो आज से हम लोग करेंगे सितंबर मंथ का। और ये 2 दिन मैंने रखा है और आगे चल के अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से आपको लिंक से पढ़ना है या कौन से सोर्सेज से पढ़ना है जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। मैंने इस एग्जाम को पिछली बार लास्ट टाइम दिया था जिसके अंदर सिर्फ 60 सीटें थी और मैंने उसके अंदर क्वालिफाई किया था। तो मेरा जो भी अनुभव है उसी के बेसिस पे मैंने ये सारा प्रोग्राम बनाया है। अगर आप लोगों को ये अनुभव अच्छा लगे, अगर ये जितना भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, एफर्ट्स डाल रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें, मुझे बताएं। तो दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश के हम फ्री डेली टेस्ट करा रहे हैं जिसके अंदर जो है आप 20 क्वेश्चंस हिंदू से कुछ रहते हैं और कुछ जो हमारा टारगेट रहता है रोज़ का इंग्लिश, उससे फॉलो करते हैं। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करें। नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और ये फ्री डेली टेस्ट है तो आप इसको दे सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला आज का टास्क जो है वो है टाइपिंग मटेरियल जो आपको करना है, जिसका लिंक ग्रुप में दिया हुआ है। आपको अभी मैंने जो एकदम बेसिक से शुरू किया है तो अपनी उंगलियों को आपको सेट करना है। 1 घंटे तक आप कर सकते हैं इसको। अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड आपकी कम है और आप बिल्कुल भी नए हैं तो आपको 2 घंटे तक इसको करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। इंग्लिश वोकैबुलरी में आज हम सिनोनिम का रिवीजन करेंगे जो हम पिछले हफ्ते पढ़ चुके थे यहाँ पर, तो उसका हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। डी और जी तक हम करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ आपको जो है वो ग्रुप में मैंने दिया हुआ है। अगर आपको ना मिले तो आप केडी पब्लिकेशन, अरिहंत बख्शी या जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ लीजिए डी और जी। और एक और चीज़ आज से हम पढ़ेंगे ए फॉर एडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ए एडियम आज हम लोग को पढ़ना है, तो ये 2-3 दिन मैं पढ़ना है हमें ए को, क्योंकि ए थोड़ा सा बड़ा है तो हम 2 से 3 दिन तक इसको पढ़ेंगे ए को। तो ईजिली जो हम सारे एडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम के आते आते। तो आज ए एडियम पढ़ना है और डी और जी करना है, ठीक है। फिर इंग्लिश पेपर का एक लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसको आपको पढ़ना है। क्यों दे रहा हूँ मैं इंग्लिश पेपर का लिंक आपको? छोटा सा लिंक होगा, जरूर पढ़िए, क्योंकि एक इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं अगर आप रोज इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो। और फ्री टेस्ट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। तो आज प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड को। मैंने हर्षवर्धन भी सोचा था पढ़ाने के लिए, पर मैंने सोचा कि क्योंकि गुप्ता पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हैं और क्वेश्चन पहले आ भी चुका है इससे, तो हम लोग पहले देखेंगे कि गुप्ता पीरियड को कैसे हमें टैकल करना है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप अपने अपने नोट से पढ़िए, किताब जो है आपके पास उससे पढ़िए, या आपको कोई यूट्यूब वीडियो अच्छा मिले वहाँ से देख के पढ़ लीजिए, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेन एम री इन्वेंट द व्हील नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, हम वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि हम राइट अप्रोच से पढ़ाई कर सकें, कहाँ पे पढ़ाई करनी है, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मैं आपको वो बता पाऊँ। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए कि आखिर क्या हमें कैसे पढ़ाई करनी है एग्जाम के लिए। तो यहाँ इन सारी सोर्सेज से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना नोट्स पढ़ना है और उनको रिवाइज करना है। फिर घटना चक्र के प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्वेश्चंस के बेसिस पे चलेंगे तो आप जो है एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं और इसे बोलते हैं राइट अप्रोच, ठीक है। तो आप लोग जो है घटना चक्र के क्वेश्चंस लगा के अपने नोट्स को पढ़ते रहिए और उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। पर तब भी मैं आपको आगे क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो आपको देखने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है। तो सितंबर मंथ का हमें करंट अफेयर्स आज और कल पढ़ना है, जैसे मैंने प्लान में दिखाया आपको। तो ये आपको पढ़ना है दृष्टि बुक, जो दृष्टि की अगर आपके पास जो कंपाइलेशन आता है वहाँ से अगर आप देखिए सितंबर का आपको मिल पाए तो। अगर वहाँ से नहीं भी मिल पाता है तो जो है आप जीके टुडे के जो है यूट्यूब पे बहुत सारे कंपाइलेशंस हैं और उन्होंने पूरा सितंबर मंथ्स का बना रखा है। मैंने पिछली बार वहीं से पढ़ा था और मोस्टली जो थे 90% क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो इन दोनों सोर्सेज से पढ़ सकते हैं। ये डे टू डे भी यूट्यूब पे शायद डालते हैं, आपको देखना पड़ेगा। पर जीके टुडे का तो मुझे पता है कि ये लोग जो है पूरा महीने का कंपाइलेशन डालते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 2 से ढाई घंटे का होता है, तो 2 दिन मैंने रखा है, 1-1 घंटा करके आप आज और कल पढ़ लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मैंने करंट अफेयर्स के लिए मैंने नोट्स कैसे बनाने ये मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में दे रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से वो कुछ थीमेटिक क्वेश्चन ही पूछता है, जैसे कि पहला क्या है, लास्ट क्या हुआ। कोई चीज़ अगर पहली बार हो रही है इंडिया में तो वो पूछेगा, अगर कोई जो है कोई अभी कोई सम्मेलन हुआ है तो उसके बारे में पूछेगा। तो इस तरीके से कई सारी थीम है, मैंने पीछे अपने वीडियो में बनाया है एक, तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। फिर जो है जीएस प्रीवियस ईयर्स पेपर जो इस बार आए, ये सब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही पेपर हैं और ये पिछली बार जो क्वेश्चन इस जो गुप्ता काल से आए हैं या उससे रिलेटेड आए हैं वो मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं गुप्ता को तो ध्यान रखिएगा, फिर हमें थोड़ा सा देखना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें दिया है कि डायनेस्टी, तो कौन से रिलीजन के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। वो लोग किस तरह के रिलीजन को फॉलो करते थे,
कि फॉलोइंग डिस्नी पैट्रोनाइज द वैष्णविज्म। तो इस तरीके से देखिए गुप्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्या पूछा गया, लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। अब यहाँ पे गुप्ता तो नहीं पूछा गया, पर क्या गुप्त का क्वेश्चन नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो हमें भी पता होना चाहिए गुप्त का कौन था आखिरी रूलर या पहला रूलर, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए पूछा गया कि स्तूप ऑफ नागार्जुन किसने बनाया। इसी तरीके से गुप्त काल में बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी, तो उनको भी आपको देखना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है सतवाहन किंगडम में जो था, ट्रेडिशनल लाइन में किंगडम जो था वो किस तरीके से विभाजित किया जाता था। तो आमत्य था इसका उत्तर, या क्या था जी, आप मुझे नीचे बताइएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर यहाँ पे आया है, अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, है ना, राजतंत्र, प्रजातंत्र या जो भी वहाँ की व्यवस्था थी उसके बारे में, तो ये गुप्ता में भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा कि इस तरीके से हमें प्रीवियस ईयर्स को लगाना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ गुप्त एज में क्या क्वेश्चन आए। तो जैसे कि देखिए, चंद्रगुप्त के एडवाइजर कौटिल्य जो था, वो जो था बहुत फेमस था, पर ये जो चंद्रगुप्त है ये पहले का चंद्रगुप्त है, तो ये वाला क्वेश्चन गुप्ता काल का तो नहीं है। परंतु अब जैसे कि इसके अंदर कौटिल्य का क्वेश्चन पूछा गया, वेरी फेमस फॉर हिज टेक्स्ट। ऐसे ही हमारे जो गुप्ता काल है, गुप्ता काल जो है अपने कल्चर के लिए बहुत फेमस है, साहित्य के लिए बहुत फेमस है, और उसके अंदर कालिदास जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमें कालिदास के जो उपन्यास हैं उनको जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसके बारे में पूछा गया, उपन्यास के बारे में। ठीक है, तो या जो इन्होंने लिखा है जो भी अर्थशास्त्र उसके बारे में, तो ऐसे ही गुप्ता काल में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता था, समुद्रगुप्त को। तो आप देखिए ऐसे ही गुप्ता काल में बहुत सारे राजा हुए और उनके अलग अलग नाम हैं, तो आपको उनके नाम पता होना चाहिए। बहुत लोग परम भागवत के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ये नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही गुप्त काल में बोला जाता है ऐसा कौन सा राजा है जो जिसने जो है तीन समुद्रों को जो है छुआ था, इस तरीके से भी बोला गया है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी विशेष राजा के ऊपर, तो इस तरीके से भी आपको तैयारी करनी है। फिर दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ सतवाहन किंगडम वर ऑर्गेनाइज, तो ये तो मैंने पीछे डिस्कस आपसे कर ही लिया था। और फिर जनपद जो थे वो सब डिवाइडेड। तो यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आ रहा है ना, और जो है इसी तरीके से आपको और भी किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, कला संस्कृति को देखना है, वहाँ के जो उनके बड़े बड़े जो उनके ऋषि थे, या उनके जो है सभा में जो लोग रहते थे, या उनके कोई कवि कवित्री थी, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, या उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो अब बस वन वर्ड करके है, देखिए एक एक करके वर्ड्स आपको पढ़ना है, ज़्यादा गहरा में नहीं पूछ रहा है हाई कोर्ट, और या जो है जो भी ये सारे पेपर में आप देख ही सकते हैं। तो इसी तरीके से तैयारी करनी है। तो आइए मैं जो है आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आपको अपने नोट से ही पढ़ना है। आप ओवरव्यू ले लीजिए कि क्या चल रहा है, कैसे हम गुप्ता काल तक पहुँचे, और जो है आपको थोड़ा इससे हेल्प होगा कि हम कैसे गुप्ता पीरियड को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे देखिए मौर्य एम्पायर चल रहा था, जो हमने पढ़ा था, अशोक और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मौर्य एम्पायर टूट गया, तो उसके बाद शुंग आया, और शुंग के बाद जो है सतवाहन आया, और शुंग ने जो मार दिया था आखिरी राजा को मगध के, ये मौर्य एम्पायर के। उसके बाद जो था यहाँ पे इंडो ग्रीक चल रहे थे, हमने पिछले लेक्चर में देखा था इनके बारे में, और फिर उसके बाद ये फैल रहे थे यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे थे आगे। तो जैसे कि आप देखा था, शुंग वंश आया, फिर कड़व वंश आया, सतवाहन जो थे वो नीचे की तरफ थे यहाँ पे सतवाहन, और ये जो थे अपना रूल चला रहे थे, और चेदी वंश जो था वो यहाँ पे उड़ीसा की तरफ था, जिससे इनकी लड़ाई हो रही थी शुंग की। ठीक है, तो उसके बाद जो था हमें देखते हैं इंडो ग्रीक आते हैं, और इंडो ग्रीक में भी जो थे दो वंशज थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं शक को आते हुए, और पार्थियन आते हैं, और पार्थियन को मार देते हैं कुषाण। तो अभी हम खड़े हैं कुषाण के पास, जो हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए अब कुषाण अंपायर है, ये हमने पढ़ लिया है। और अब कुषाण जो है उसके राजा को जो है मार कर, या जो उसके पतन के बाद जो है, ये देखना पड़ेगा कि राजा को मारा कि नहीं मारा, पर जस्ट उसके पतन के बाद जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त जो है उसने अपना जो है शासन शुरू किया था। पर चंद्रगुप्त इनका पहला राजा नहीं है, वो भी हम देखते हैं इनका पहला राजा क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस समय जो है क्या चल रहा है, इस समय जो है क्राइस्ट के बाद का समय है, 4th सेंचुरी, और जो है यहाँ पे जो है गुप्त साम्राज्य शुरू हो चुका है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने आपको अभी समझा दी है एक तरह का टाइमलाइन, वो आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर पढ़नी है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सबसे पहले जो है ये कुषाण के बाद आए, इनका राजतंत्र जो है वो कैसा था, वो आपको पढ़ना चाहिए। कि ये जो थे, अगर मैं बात करूँ तो ये जो बेसिकली थे, इनके अंदर राजा जो था वो प्रमुख होता था, और वंशावली चलती थी, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से चल रहा था। तो ये राजतंत्र था, गणराज्य नहीं था। और वैश्य कम्युनिटी जो थी, ये लोग वैश्य कम्युनिटी के थे। क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बन सकता है कि गुप्ता जो थे वो कौन सी कम्युनिटी के थे, क्या क्षत्रिय थे, क्या जो थे ब्राह्मण थे। तो आपको पता होना चाहिए वो लोग क्या थे, वैश्य कम्युनिटी के थे।
और ये जो थे कुषाणों के सामंत थे, जब उन्होंने इसीलिए जो था कुषाण के बाद ये बन पाए। फिर उसके बाद जो है इनके कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से इनके बारे में पता चलता है ना। तो कुछ साहित्य लिखा गया है जैसे कि कालिदास, विशाखदत्त और बहुत सारे, आगे हम पढ़ेंगे इसको। और कुछ पुरातात्विक सोर्सेज भी हैं जैसे कि जूनागढ़ और भीतरी और प्रयागराज की प्रतिष्ठी। देखिए प्रयागराज का जो प्रतिष्ठी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक तो यूपी से रिलेटेड है, दूसरी चीज़ उसमें समुद्रगुप्त के बारे में दिया हुआ है। और समुद्रगुप्त आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ पूछा गया था। तो ये समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम गुप्ता काल की बात करते हैं, और इसने बहुत कुछ किया भी है। तो अभी हम आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर कुछ पिलर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं और कुछ सिक्के विक्के मिले हैं, उनसे मिलता है। पर हमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो जूनागढ़, भीतरी और प्रयाग प्रतिष्ठी है, जिनको आपको अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर ट्रैवलर्स जो थे, मतलब जो उस समय जो घूम रहे थे और जो लिख रहे थे, उनमें फाहीन आया था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो उस समय के राजा थे, तो सबसे पहले जो था श्रीगुप्त था जिसने इसकी शुरू करी। तो देखिए राजाओं को आपको ऐसे पढ़ना है, पहला, लास्ट और एक कुछ इंपॉर्टेंट। तो पहला कौन था? श्रीगुप्त। और लास्ट कौन था इसमें? विष्णुगुप्त तृतीय। तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली पूछ लेगा और आपको पता होना चाहिए कि लास्ट राजा कौन था। उसके बीच में चंद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आया जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, कुमार गुप्त आया और स्कंद गुप्त आया। इसी तरीके से चला। ठीक है, तो अभी हम इन रूलर्स के बारे में आगे देखेंगे। फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आता है कि यहाँ पे जो था किस तरह का जो पूरी व्यवस्था थी, जो प्रजा की व्यवस्था किस तरीके से चलती थी। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये जो थे ना सेंट्रलाइज नहीं थे, मतलब कि आप कह सकते केंद्रीकरण नहीं था इनके में, है ना। ये लोग जो थे मतलब केंद्रीकरण नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता था कि राजा जो था वो मंत्री परिषद और इस तरीके से बना के रखता था। तो वहाँ पे जो सिस्टम था ना, राजा होता था, उसके नीचे बहुत सारे मंत्री होते थे, और जो मंत्री होते थे उनको कुमार मात्य करके जो है उपाधि दी जाती थी। और जो है वो उस समय के आईएएस होते थे, समझ लीजिए। तो उनके पास बहुत पावर थी, और जो है वो अलग अलग जो वहाँ पे अलग अलग जो भी उनके जो साम्राज्य में भुक्तियाँ होती थी वहाँ पे वो लोग जो थे रूल करते थे। तो हमें यहाँ पे जो है विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट में आपको बताता हूँ इसको, जो है हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, विकेंद्रीकरण। ठीक है, थोड़ा सा जो है कठिन है शब्द, पर ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के बारे में, तो साम्राज्य, तो सबसे ऊपर जो होता था वो होता था साम्राज्य, उसके नीचे होती थी भुक्ति, उसके नीचे विषय, और सबसे छोटा ग्राम। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि सबसे छोटा जो था गुप्त राज में वो क्या होता था? ग्राम होता था। और अलग अलग नाम आपसे पूछ लेगा, या भुक्ति या विषय के बारे में पूछ सकता है कि साम्राज्य के बाद जो था साम्राज्य किस में टूटा हुआ था, तो वो बोलेगा आपसे ग्राम में, भुक्ति में। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा बस यहाँ पे याद करने वाला है। फिर आता है रेवेन्यू। तो जो मतलब वहाँ पे उनका जो पैसे का मतलब उनको कैसे, उनको जो था का मतलब पैसा मिलता था, कैसे वो लोग जो था इकोनॉमी चलाते थे अपनी। तो सबसे पहली चीज़ है भाग, जो कि राजा को मिलता था, 1/6 भाग होता था। और भोग, मतलब जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं वो क्या करते थे, राजा के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, ये सब चीज़ें लेके आते थे। फिर एक होता था उद्रंग और उपरिकार, ये जो था एक तरह का भूमि कर था, और ये भी भूमि कर था। ये स्थायी कृषियों के लिए था, ये अस्थायी कृषियों के लिए था। ठीक है। फिर आता था प्रत्यय, और ये जो था ये बेसिकली एक तरह का कर लगता था जो आपके फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसके ऊपर। और फिर होता था शुल्क, जो कि सीमा शुल्क था, इनके राज्य में आने का शुल्क। तो इस तरीके से इनका रेवेन्यू होता था। बस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यहीं से आएगा जो आएगा। फिर सोसाइटी जो है वो है वर्ण आश्रम बर्थ, है ना। तो यहाँ पे जो था सोसाइटी उस समय जो थी, जो उस समय का जो समाज था उसके अंदर वर्णाश्रम था, हम फॉलो कर रहे थे। परंतु अब क्या हो गया था, ये थोड़ा चेंज हो गया था। अब क्या था, जन्म से माना जाता था कि आप कौन से वर्ण में रहेंगे, आपके काम से नहीं माना जाता था। तो जो कि मतलब आप देखिए तो एक तरीके से सोसाइटी का मतलब थोड़ा सा ह्रास हुआ है, मतलब नीचे गिरी सोसाइटी, है ना। मतलब एक तो मतलब ये जन्म से कैसे कोई सिद्ध कर सकता है कि कौन क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई थी, फिर वहाँ से शुरुआत हो गई। उसके बाद जो था तो ये सब, ये बेसिकली जो है आपको वर्ण आश्रम बर्थ के बारे में, ये आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन से अलग अलग वर्ण होते हैं। फिर आता है वुमेन की कंडीशन जो थी वो डेटोरिएट हो गई थी, मतलब कि वुमेन जो थी, डेटोरिएटेड का आप थोड़ा सा वर्ड अच्छा सा इंग्लिश का थोड़ा याद रखिएगा। तो वुमेन की कंडीशन गिर गई थी, और वुमेन जो था बेसिकली क्या था कि पहले जो उसके पास थोड़ा बहुत मतलब जो भी उसका वो थी, शक्तियाँ थी, या जो भी उसके पास एक मतलब अपना कुछ करने की वो होती थी फ्रीडम, वो अब उसके पास नहीं थी। वुमेन की जो कंडीशन थी वो गिर गई थी। तो इतना आपको याद रखना है। फिर रिलीजन जो था वो लोग वैष्णविज्म मानते थे, तो ये भी याद ध्यान रखिएगा। और कल्चर जो था, वैष्णव मतलब कि विष्णु की पूजा करने वाले, और कल्चर जो था इनका, यहाँ पे टेम्पल थे, कुछ लिटरेचर जो लिखे गए हैं जो कि हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं आगे, और रूलर्स के बारे में आगे देखते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है अब यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आपने
डिसेंट्रलाइजेशन, जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई आप इनको लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो, वरना आप जो भी आपने नोट्स बनाए वहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़े छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक एक वर्ड के, और ज़्यादा समय नहीं लगाना है और बस जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले श्रीगुप्त आया जो कि यहाँ का महाराज था, इसको मतलब महाराज का टाइटल दिया गया श्रीगुप्त को। और ये जो था एक मतलब कंट्रोवर्सी है कि ये राजा था कि नहीं था, तो अभी इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, नीचे आते हैं सबसे पहले। इसके बाद घटोत्कच एक आता है। सबसे पहले जो मेन शुरुआत होती है वो होती है चंद्रगुप्त एक से। तो ये जो था 319 में इसने जो था गद्दी संभाली। उसके बाद इसने एक शादी करी किससे, लिच्छवी क्लैन की एक रानी से, कुमार देवी उसका नाम था, और वैशाली इसको उससे मिला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने जो था लिच्छवी की रानी से शादी करी थी, है ना, लिच्छवी वंश की रानी से शादी करी थी, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त एक। इसको महाराजी धीराज का भी टाइटल मिला था। फिर यहाँ पे दिया जाता है कि वो उसने जो था सिल्वर क्वाइंस जो थे स्टार्टेड कराए थे। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। देखिए कितने शॉर्ट में मैंने बनाया नोट्स, इसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाने हैं, है ना। ये समुद्रगुप्त आप पढ़ने बैठेंगे ना तो कम से कम 3 पन्ने का होगा, पर समुद्रगुप्त के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उतना पढ़िए। अब जैसे समुद्रगुप्त के नाम क्या है अलग अलग, नेपोलियन ऑफ इंडिया, अश्वमेध पराक्रम इसका नाम है, और परम भागवत इसका नाम है। ऐसे ही इसके कुछ इंस्क्रिप्शन है, जैसे इलाहाबाद पृष्ठि जो प्रयागराज प्रतिष्ठा हमने आपको बताया था, इसे हरिसेन ने कराया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी के ऊपर इन लोगों का भी प्रतिष्ठि के बारे में दिया है, जैसे अशोक, समुद्रगुप्त के बारे में, अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में, जहांगीर के बारे में। ठीक है, फिर एक एरन पिलर है जो कि सागर में है मध्य प्रदेश में, और पुणे रिकॉर्ड में भी इसके अश्वमेध यज्ञ के बारे में मिलता है। इसने कुछ कॉइन्स निकलवाए थे जिसके ऊपर इसने अलग अलग आकृति बनवाई, जैसे गरुड़ की, और जो है तीर कमान पकड़ा हुआ था, जिसमें एक में परशु पकड़ा हुआ था, और एक में जो है हॉर्स को मार रहे हैं, और एक में जो है ये व्याघ्र हनन, और एक में वीणा बजाते हुए। तो ये जो था एक तरह का कविराज भी था, म्यूजिशियन भी था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, कि आप ध्यान रखिएगा, ये वीणा बजाता था, म्यूजिशियन भी था। फिर इसने जो था बहुत सारे युद्ध करे नॉर्थ में, साउथ में, और जो है इसने जो था इसकी कुछ 3 स्ट्रैटेजियाँ थी, जिसमें एक ये ग्रहण करता था, अगर किसी को कैप्टिवेट कर लेता था, ये मोक्ष मुक्ति मतलब छोड़ देता था, या अनुग्रह मतलब रिटर्न कर देता था उसका किंगडम। तो इस तरह की इसकी ये पॉलिसी थी। और इसने जो था सेकंड वॉर ऑफ आर्यव्रत, जो भी इसने लड़ाइयाँ करी, इसको सेकंड वॉर ऑफ आर्यव्रत भी कहते हैं। और रिलीजन के मामले में जो था ये थोड़ा ओपन माइंडेड था। इसने जो था पुष्यमित्र शुंग की तरह तोड़वाए नहीं थे कुछ भी, इसने सबको सपोर्ट किया, पर हिंदू था। और मेघ वर्मा जो था श्रीलंका किंग का राजा, वो इससे परमिशन मांग के आया था, और इसने बोध गया में इस राजा ने जो था वहाँ पे मोनेस्ट्री बनवाई। और इसी तरह हो गया समुद्रगुप्त खत्म। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, 3 पन्ने का दिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है रामगुप्त, जिसने अपनी वाइफ को जो था शाका को दे दिया था। शाक वंश के जो लोग मतलब राज्य कर रहे थे उधर, उनको दे दिया था। तो बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इनको हरा के इसकी वाइफ को वापस लेके आता है और उससे शादी करता है, ऐसा कहा जाता है। तो इनके ये नाम है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसने जो था लिटरेचर जो था इसके देवी चंद्रगुप्त, इसके बारे में जो है विशाख दत्त लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो मिलते हैं उसके अंदर कुतुब मीनार के मेहरौली पिलर जो है ना, अब तो कुतुब मीनार में आ गया, मेहरौली पिलर जो है वो आयरन पिलर है, वहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है। उदयकेरी केव्स और मथुरा पिलर्स में भी इसके बारे में मिलता है, और ये जो है इसके कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, तो अब इसने क्या क्या कहाँ पर दोस्ती करी, इसने नाग कन्या से शादी करी, और उससे इसको कौन सी जगह मिली, कुबेर नाग, नहीं, ये नाग कन्या से शादी करी जिसका नाम था कुबेर नाग। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको चेक करिएगा। फिर दूसरी चीज़ है कुमार गुप्त जो था वो मैरिड विथ कदम्ब किंगडम। ठीक है, इसने जो था शादी करी, कुमार गुप्त की शादी कराई कदम किंगडम की रानी के साथ, है ना। कुमार गुप्त इसका बेटा है जिसने नालंदा बनवाई थी, और इसने वेस्टर्न मालवा गुजरात, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पीसीएस में शायद आया था यूपी के, तो गुजरात तक इसका राज्य है, ये बात ध्यान रखिएगा, मालवा और वेस्टर्न तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि ये लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। फिर इनका कैपिटल जो था वो पाटलिपुत्र और उज्जैन हो गया था, इसने उज्जैन भी बना दिया था। और जिसने वॉर करी, जिसमें इसने शाक को हराया, तो इसका नाम इसलिए विक्रमादित्य पड़ गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका नाम क्या था, विक्रमादित्य पड़ गया। कल्चर क्या थे, इसके पास 9 जेम्स थे, यानी कि कालिदास और ये बहुत सारे, और ये इसके कोर्ट में ही रहते थे। और फाहीन जो था इसी के काल में यहाँ पे आया था। तो ये पूछा जा सकता है फाहीन किसके काल में आया, तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया। उसके बाद के जो राजा हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और चंद्रगुप्त द्वितीय तक हमको पढ़ना है। और कुमार गुप्त द्वितीय जो था आपको उसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए, उसने नालंदा का गठन कराया था। 1-2 पॉइंट और नीचे के राजा होंगे वो आप जरूर देखिएगा बस, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त मैंने आपको पढ़ा ही दिया।
और चंद्रगुप्त एक, यही इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर इससे बाहर आता है तो वो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, इसलिए जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोग पर अपने नोट्स जरूर पड़ेगा जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। विकेंद्रीकरण के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले साम्राज्य होता था, फिर राष्ट्र होता था, राष्ट्र या उसको भुक्तियाँ बोलते थे, ये एक ही चीज़ है। फिर उसके नीचे विषय होते थे जिसमें जिला होता था, उस विषय के अंदर बैठा होता था विषयपति और विषय परिषद होता था। ग्राम होते थे, ग्राम में पंचमंडली होती थी या ग्राम जनपद होता था, जिसमें महतर या ग्रामिकी जो था इसका हेड करता था। बस इतना सा ही चार्ट है, यही इसका विकेंद्रीकरण है। अगर पूछ लिया जाए तो सामने से सीधे से यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। न्याय व्यवस्था क्या थी, देखिए जस्टिस, पहले राजा राजा का न्याय होता था, पुग राज न्याय होता था, श्रेणी न्याय होता था और कुल न्याय होता था। ये 4 तरह के होते थे। और फौजदारी और दीवानी केसेस अब अलग अलग हो गए थे, 2 तरह की अदालतें होती थी यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कौन से राज्य में 2 तरह की अदालतें होती थी या इनके बारे में कुछ पूछे तो आपको यहाँ पे आराम से हो जाएगा आंसर। इसके बारे में आप थोड़ा सा अलग से पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है, षष्टमांश वृत्ति। देखिए अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो आपको जरूर देखने हैं। जैसे षष्टमांश वृत्ति, तो ये क्या बता रहा है कि कालिदास गेव इट टू किंग, मतलब एज ही ओन्स 1/6, ये जो था राजा का नाम होता था, ठीक है। और ये क्या मिलता था उसको 1/6, राजा को मिलता था 1/6 मार्क्स, तो इसलिए षष्टमांश वृत्ति उसको बोलते थे, ठीक है। तो ये बात, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना तो वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पर आपको अपने नोट्स जरूर पढ़ने हैं। जो चीज़ मैंने आपके लिए ईजी कर दिया कि कैसे जो है ये काल चल रहे हैं और जो है कैसे जो है हर चीज़ हो रही है, तो बस आपको जो है बस एक बार अपने नोट्स अच्छे से पढ़ लेने, ठीक है। संस्कृति क्या है, यहाँ पे देखिए 6 दर्शन जो थे पहले हम लोग पढ़ रहे थे वो अब अच्छे से जो है डिमार्केट हो गए, मतलब कि अब बता दिए गए हैं, सब अलग अलग हो गया है। और सबको जो है इन सबके जो गुरु हैं वो इसमें लिखा हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे वैशेषिका को जो था कन्नड़ और न्याय का गौतम ऋषि ने दिया, योग का पतंजलि ने दिया, सांख्य का कपिल ने, वेदांता का वेद व्यास ने, और जो है ये मीमांसा का जैमिनी ने दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके दर्शन शास्त्र के ये 6 नाम, तो मतलब सीधे समझ लीजिए ये क्वेश्चन इससे उठ सकता है, इसलिए ये रट लीजिए अच्छे से, जो भी आपको समझना है जैसे करना है कर लीजिए। फिर जो है आप इधर देखिए, यहाँ पे जो था आपका अलग अलग जो है लेखक रहे और उनके अलग अलग पुस्तकें रहीं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दी हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। तो आप ये याद कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसमें सीधा क्वेश्चन उठेगा। जैसे मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, विशाख दत्त ने। देवी चंद्रगुप्त किसने लिखी थी, विशाख गुप्त ने, ठीक है। ब्रह्म और देवी चंद्रगुप्त में किसके बारे में बताया गया, ये आप मुझे कमेंट के नीचे बताएंगे, कमेंट करके नीचे बताइएगा, ठीक है। फिर बृहत संहिता वराहिमिर, और इसी तरीके से आर्यभट्ट भी इसी के समय में रहा था, तो पूछा जा सकता है आर्यभट्ट जो था वो किसके काल में रहा। तो ये सारे पॉइंट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय काल में सारे कोई रहे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बात ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु शर्मा ने। तो ये जो है मैंने आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बता दिए, संस्कृति के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में, विकेंद्रीकरण के बारे में, राजा कौन कौन से रहे, और कुछ पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिए। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको गुप्ता साम्राज्य बहुत जल्दी में शॉर्ट में सारा कुछ समझा दिया है। पर आपको अपने नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, रिवाइज करना है उनको। अब घटना चक्र में से क्वेश्चन लगाने हैं, जो टाइपिंग का आपका शेड्यूल है उससे फॉलो करते रहना है, और इंग्लिश की वोकैबलरी और न्यूज़पेपर को पढ़ना है। और अगर आपको समय मिले इन 6 घंटे के बाद भी, तो आपको क्या करना है, आपको आगे पढ़ना है जो भी आपके वीक पोर्शन है। जैसे कि मैंने जो स्वॉट एनालिसिस आपको बताई थी एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिए, और उससे आपको पता चलेगा कि आपको इस समय जो अभी के 30 दिन है वहाँ पे समय कहाँ देना है, आपको अपने वीक पोर्शन में समय देना है, ठीक है। तो अगर आपको जो है वीडियो ये मेरा अच्छा लगा हो, और अगर आप चाहते हो मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहूँ, तो आप प्लीज़ इसे कमेंट लाइक करिएगा, प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।